बहुत छोटा सा है भूगोल, लेकिन पूरी दुनिया को कर सकता है डामाडोल। एक अकेला देश 57 देशों पर है भारी। पूरी दुनिया इसकी ताकत का लोहा मानती है। लेकिन पड़ गया है मुसीबत में। दुनिया के नक्शे में इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है, इतना छोटा कि गूगल मैप पर इसे देखने के लिए जूम करना पड़ता है। इसकी आबादी भी बेहद कम है। अगर भारत से तुलना करें तो इस देश की आबादी भारत की आबादी का 100वां हिस्सा भी नहीं है। इस देश की पूरी जनसंख्या केवल 91 लाख है, लेकिन अगर ताकत की बात करें तो भारत इससे बहुत पीछे है। इस देश की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सारे 57 मुस्लिम देश इस देश के दुश्मन हैं, लेकिन वो चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देश तकनीकी के क्षेत्र में इतना आगे है कि सारे के सारे 57 मुस्लिम देश मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पाते हैं। रक्षा क्षेत्र में इजराइल ने अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। इसकी सीमाओं पर लेजर फेंसिंग तकनीक, खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि ऐसी ताकतें हैं जिनका सामना कोई नहीं कर सकता। इजराइल भारत का एक बहुत घनिष्ठ मित्र देश है और इजराइल की लेजर फेंसिंग तकनीक से प्रभावित होकर भारत ने भी भारत पाक सीमा पर इजरायली लेजर फेंसिंग का समझौता इजराइल से किया था। इसके अलावा और भी बहुत से खतरनाक वेपन्स भारत ने इजराइल से खरीदे हैं। भारत और इजराइल की दोस्ती का अंदाजा पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पर हमला इजराइल पर हमला माना जाएगा और इजराइल भारत को कभी भी हथियारों की कमी नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया था। स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पर गया हो। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद के कारण दुनिया के सारे मुस्लिम इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं और भारत के तथाकथित सेक्युलर नेताओं को यह डर था कि उनकी इजराइल यात्रा से देश का मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाएगा और उन्हें वोट नहीं देगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को दोस्तों और दुश्मनों के बीच का फर्क ठीक से मालूम है, इसीलिए उन्होंने इजराइल जाकर इजराइल की दोस्ती का स्वागत किया। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इजराइल गदगद हो गया और तब भारत के एक तथाकथित सेक्युलर नेता इस बात का रोना रो रहे थे कि प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से अरब देशों से भारत के संबंधों पर असर पड़ेगा। लेकिन अरब देशों से भारत के संबंध जितने आज मजबूत हैं उतने पहले कभी नहीं थे। तुष्टीकरण की राजनीति में भारत को कितना बर्बाद किया गया है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे भारत के दोस्त इजराइल की, जो एक संकट में पड़ गया है। इतना शक्तिशाली देश आखिर किस संकट में फंसा है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। भूचाल आ गया है इजराइल की राजनीति में। बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है, किया है कुछ ऐसा कि नफ्ताली लड़खड़ाकर गिर पड़े। इजराइल में 4 साल से कम समय में 5वीं बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार गिर चुकी है और देश में एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इजराइल में अक्टूबर के आखिर में चुनाव हो सकते हैं। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट के साथ एक डील के तहत विदेश मंत्री याईर लैपिड आने वाले कुछ दिनों के लिए देश की सत्ता संभालेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में लौटने की कसम खाई है। सोमवार को नफ्ताली बेनेट और याईर लैपिड संसद भंग करने के लिए सहमत हो गए। कई हफ्तों से अटकलें लगाई जा रही थी कि इजराइल का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट सकता है। एक संयुक्त अभियान में बेनेट और लैपिड ने अपने दलों के बीच गठबंधन को तोड़ने की जानकारी दी। इसमें कहा गया कि दोनों संसद भंग करने के लिए एक विधेयक लेकर आएंगे और अक्टूबर में चुनाव होने की उम्मीद है। नेतन्याहू को सत्ता से हटाकर सरकार बनाते समय बेनेट और लैपिड के बीच एक डील हुई थी जिसके तहत मौजूदा विदेश मंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसका मतलब है कि अगले महीने इजराइल दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत बेनेट के बजाय लैपिड करेंगे। बेनेट सरकार के पास विपक्ष से सिर्फ एक सीट ज्यादा थी। नेतन्याहू सत्ता में आने के लिए लगातार जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो गठबंधन में शामिल सांसदों को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। इजराइल की अरब पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन सरकार से नाराज चल रही थी। पार्टी का आरोप था कि फिलिस्तीनियों के इलाकों में यहूदियों को बसाया जा रहा है। इजराइल में हर 4 साल में संसदीय चुनाव होते हैं, हालांकि उससे पहले भी चुनाव हो सकते हैं। ये स्थिति संसद भंग होने पर आती है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इसमें कुल 120 सीटें हैं। देश में चुनाव की व्यवस्था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की है। इसका मतलब होता है कि जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उसी के हिसाब से सीटें भी मिलेंगी। इजराइल में लोग पार्टी के लिए वोट करते हैं, उम्मीदवारों के लिए नहीं।
किसी भी पार्टी को नेसेट में सीट पाने के लिए कुल नेशनल वोट का कम से कम 3.25% चाहिए ही होता है। इसीलिए वोटर टर्नआउट का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि संसद में सीटें पार्टी को मिले वोट के हिसाब से मिलती हैं। इसीलिए इजराइल में राजनीतिक पार्टियां ज्यादातर गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं। इसका फायदा यह होता है कि किसी पार्टी का वो सरप्लस वोट जो एक अतिरिक्त सीट के लिए नाकाफी है, वो गठबंधन में मौजूद बाकी पार्टियों को आवंटित कर दिया जाता है। चुनाव के बाद सीटों का आवंटन होता है, जिसके बाद राष्ट्रपति संसद के एक ऐसे सदस्य को चुनता है जो स्थिर सरकार बना सकता है। ज्यादातर ये उस पार्टी का नेता होता है जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली हों। नेतन्याहू क्यों है भारत के लिए खास? क्या कर पाएंगे सत्ता में वापसी? हालांकि फासला बहुत ज्यादा तो नहीं है। 103 FM द्वारा किए गए सर्वे में पता चलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी एक बार फिर से इजराइल में सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी बन सकती है और उसे पिछले चुनाव के मुकाबले एक सीट ज्यादा मिलने की उम्मीद है। पिछले चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 36 सीटें मिली थी और सर्वे के मुताबिक इस बार लिकुड पार्टी को 37 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इजराइल के मौजूदा विदेश मंत्री यार लैपिड की यश अतीत पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं चुनावी सर्वेक्षण से पता चला है कि इजराइल में एक और पार्टी जो लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है, वो है बेज़ालेल स्मोट्रिच और इतामार बेन ग्वीर की धार्मिक ज़ियोनिस्ट पार्टी, जो मतदान में 10 सीटों के दोहरे अंकों के आंकड़ों तक पहुंचती दिखाई दे रही है, जिसने पिछले चुनाव में भी 9 सीटें हासिल की थी। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि एक और पार्टी ब्लू और व्हाइट पिछले चुनाव की तरह ही प्रदर्शन करने वाली है और 8 सीटें हासिल करेगी। वहीं लेबर पार्टी को 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एक और राजनीतिक पार्टी शास को 2 सीटें कम मिलने का अनुमान लगाया गया है और उसे 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूनाइटेड टोरा यहूदीवाद को इस चुनाव में 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इजराइल के निवर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की यामिना पार्टी को इस बार 7 सीटें ही हासिल हो सकती हैं। वहीं इविगडोर लिबरमैन के इजराइल बेटेनु पार्टी को 2 सीटों के नुकसान के साथ 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रा मा और न्यू होप पार्टी को 4-4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। 103 FM के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी ब्लॉक को 59 सीटें प्राप्त करने की भविष्यवाणी की गई है, यानी बहुमत हासिल करने के सबसे करीब बेंजामिन नेतन्याहू ही हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें 2 सीटें और कम पड़ेंगी। वहीं नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ब्लॉक को 55 सीटें मिल सकती हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी ब्लॉक में 61 सीटें वाली बहुमत वाली सरकार बनाने की क्षमता नहीं है। इजराइल की सरकार में 8 अलग अलग पार्टियां शामिल थीं और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि धुर दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने वामपंथी पार्टी और मुस्लिम पार्टी तक से समर्थन लिया था। इजराइल की संसद में 120 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की हैं। लिकुड पार्टी के पास संसद में 36 सीटें हैं, लेकिन वो बहुमत से काफी दूर है। दूसरे नंबर पर मध्यमार्गी पार्टी यार लैपिड की यश एडिट पार्टी है, जिनके पास 17 सांसद हैं। ऐसे में देश में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की पार्टी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं। वहीं मुस्लिमों की रा मा पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने भी सरकार बनाने में अपना समर्थन दिया हुआ था। नई सरकार बनाने के लिए जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार 2023 तक नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री रहने वाले थे और उसके बाद नवंबर 2025 तक लैपिड प्रधानमंत्री बनने वाले थे। हालांकि भारत और इजराइल के बीच संबंध 2 देशों के मध्य संबंध है, लेकिन नेतन्याहू को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके समय में भारत इजराइल के बीच दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंची और पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत दोस्ती भी काफी गहरी हो गई थी। हालांकि नफ्ताली बेनेट भी भारत के प्रबल समर्थक रहे हैं।